हेलो दोस्तों, फ्रेंड्स। अकाउंटिंग कोर्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हम सीख रहे थे बैलेंस शीट को रीड करना। बैलेंस शीट को कैसे कैसे समझा जाता है, उसके बारे में चल रहा था हमारा टॉपिक। और हमने दो पार्ट कवर कर लिए थे। आज है उसका पार्ट 3 और आज है लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। ठीक है, हमने प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लिया। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखिए, तो आज का लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डायरेक्टली आप अगर कोई लेक्चर देख रहे हैं तो उससे उससे जो पहले वाला पार्ट है उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको जो अगला लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आता है। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने देख लिया था। आज हम देख लेते हैं बैलेंस शीट को। और देखिए, जो प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट होती है और कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, उसकी बैलेंस शीट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस यहाँ पर कुछ आइटम्स ज्यादा आ जाते हैं, बिकॉज हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनको रिपोर्टिंग थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट होती है वो कुछ हेडिंग्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं ताकि आपको अलग से पता चल जाए कि कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं। फिर हम उसके अंडर में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देख लेते हैं। तो आज हम बैलेंस शीट को समझेंगे। तो ये है मेन मेन हेडिंग लाइबिलिटी साइड की। कुछ याद आ रहा है फ्रेंड्स? ऐसा ही हम लोगों ने प्रोप्राइटरशिप में भी देखा था। वहां पर कैपिटल अकाउंट था और यहां पर है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इक्विटी में क्या क्या आ जाता है सर? शेयर कैपिटल आ जाती है। हमें पता है कंपनी अपने शेयर्स देती है और शेयर होल्डर पैसे देके शेयर परचेज करते हैं। जो अनलिस्टेड होती हैं वो भाई ऑफलाइन ही शेयर परचेज कर लेते हैं। जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो एनएससी, बीएससी है ना, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके थ्रू। तो हमें कैसे परचेज करना होता है? डीमैट अकाउंट वगैरह, वो सब चीजें। तो देखिए, दूसरा है रिजर्व सरप्लस। ये क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अपनी डेली लाइफ से कि सपोज अगर कोई पर्सन है जो 50,000 पर मंथ उसकी अर्निंग है, तो हम लोग कुछ पैसा निकाल के रख लेते हैं अपनी इमरजेंसी के लिए कि भाई कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हेल्थ इश्यू या कोई अगर हमें नीड होगी तो हम अपने वो रखे हुए पैसे हैं वो यूज करेंगे। उसी तरह कोई बिजनेस है तो वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई सरप्लस कैपिटल है, कोई सरप्लस प्रॉफिट है, कोई रिजर्व, तो हम बना के रखते हैं ताकि आने वाले टाइम में अगर कंपनी के ऊपर कोई बुरा वक्त आ जाए तो हम रिजर्व में से पैसा ले सकें। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये वो होता है कि एक वारंट, एक मतलब एक आपको एक शेयर वारंट दे दिया जाता है और उसमें एक डेट लिखी होती है कि उस डेट पर आपको शेयर मिल जाएगा। तो वो एक तरीके का वारंट होता है कि हाँ, अब आप शेयर को लेने के लिए एलिजिबल हो। तो उस टाइप का यहाँ पर उसको हम लोग शो कर देते हैं। ठीक है सर। दूसरी जो हेडिंग है वो है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब आपने पैसा दे दिया है बट अभी तक शेयर का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा कोई पैसा है तो वो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। ये हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं, वो लाइबिलिटी जो किसी भी कंपनी को 1 साल के बाद पे करनी है नॉन करंट, 1 साल के अंदर पे करनी है करंट। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। मतलब मोटा मोटा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि वो सारी लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर पे करनी है वो है हमारी करंट लाइबिलिटीज। ठीक है सर, अफराफट आ जाते हैं करंट एसेट में। एसेट साइड में, एसेट में यहां पर सिर्फ दो हेडिंग होती हैं, एक नॉन करंट एसेट और एक करंट एसेट। मतलब सेम है। जिससे हमें 1 साल के बाद पैसा मिलने की उम्मीद है वो नॉन करंट, जिस एसेट से हमें उम्मीद है 1 साल से पहले पैसा आ जाएगा वो करंट एसेट। उसके अंडर में यहां पर फिक्स्ड एसेट्स अलग से नहीं होता है। फिक्स्ड एसेट्स को भी क्या माना जाता है? नॉन करंट एसेट। तो ये देखिए, इंटेंजिबल एसेट हो गई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो वो सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट, आपका स्टॉक, सन्ड्री के डेटर्स, कैश, बैंक, छोटे मोटे लोन, अदर करंट एसेट।
इन सबको मिला के बन जाती है हमारी कंपनीज एक्ट की बैलेंस शीट। मुझे बताइए क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आ रही हो? अच्छा, डिफरेंस क्या होता है प्रोप्राइटरशिप और कंपनी के बैलेंस शीट में, ये हमने देख लिया था। यहां पर हमारा हर काम, सारे काम नोट्स के थ्रू होते हैं। आप नोट्स में हर चीज की एंट्री करोगे और वो ऑटोमेटिक कहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाती है? बैलेंस शीट में सर। वहां पे आप पुट करोगे, उसकी एंट्री यहां पर हो जाएगी। तो ये है कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट। और आज मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूं लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देखा जाता है, वो एक्चुअल में कैसे दिखती है, क्या मतलब निकलता है। मैंने आप लोगों के लिए टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट यहां पर ऑलरेडी ओपन कर रखी है। ये एक्चुअल में क्या होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन होता है कि उनको हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करनी पड़ती है। और ये है फाइनेंशियल ईयर 21-22 की टाटा मोटर्स की एनुअल रिपोर्ट। 2021-22 वही टाटा मोटर्स जिनकी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, कार आती हैं, आपको पता है। तो आज हम देखेंगे कि इनकी बैलेंस शीट्स, ये जो बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी बैलेंस शीट आखिर कैसी दिखती हैं। ठीक है सर, इनको क्यों ऑब्लिगेशन होता है कि ये अपनी जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिपोर्ट है, इसको ऑनलाइन पब्लिश करना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि ये लोग पब्लिक से पैसा उठाते हैं, ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। कल को आप अगर शेयर इनका परचेज करोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है। तो इसीलिए इनके ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि इनको अपनी जो बैलेंस शीट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो पब्लिश करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट पर। अच्छा, तो देखिए ये है बैलेंस शीट टाटा मोटर्स की। आइए अब देखिए, एक बेसिक रूल हमेशा समझ के चलिए, चाहे कोई परचून वाला हो, छोटा मोटा बिजनेसमैन हो, और चाहे हो टाटा मोटर्स जैसे बड़े प्लेयर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है। जनरल एंट्री उसी तरह होती है, ट्रायल बैलेंस, लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ उसी बेसिक रूल पर चलते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं जर्नल एंट्री करते समय। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कोई अलग से अपने रूल नहीं बनाती हैं, तो ये बैलेंस शीट भी उसी तरीके से जर्नल एंट्री करके ही बनाई गई है। बस फर्क इतना है कि वो है छोटे बिजनेस, तो कम ट्रांजैक्शन, कम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। हो सकता है बैलेंस शीट में अभी आपको ऐसे ऐसे आइटम मिले जो आपने कभी सुने भी ना हो। ठीक है, तो देखिए हम लोग बहुत डीप में जाके भी नहीं देखने वाले हैं, बिकॉज हमें कोई लिस्टेड कंपनी का जो है अकाउंट नहीं मेंटेन करना है। बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनका भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो कोई जो है आसमान से नहीं उतरता है, वो भी नॉर्मली बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या देखा है, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो देखिए टाटा मोटर्स ने उसी ही हिसाब से अपनी यहां पर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया हुआ है। और हमेशा याद रखिएगा, जो कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट होता है वो दो फिगर आपसे पूछता है, एक करंट और एक प्रीवियस ईयर। क्यों? कंपैरिजन के लिए, हम कंपेयर कर सकें कि एक कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो लास्ट ईयर से कैसी चल रही है। जैसे अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो इनके पास जो प्लांट एंड मशीनरी थी वो लास्ट ईयर थी कितने की? 19,000। अब ये मत समझ दीजिएगा सर इतनी बड़ी कंपनी और इतनी छोटी फिगर, ऊपर देखिए ये फिगर्स करोड़ में, तो करोड़ में ये फिगर है, तो ये 19,000 करोड़ और ये क्या है? 11,000 करोड़। ठीक है, तो लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करो तो कुछ एसेट कम हुई है। क्या रीजन हो सकता है? एक तो डेप्रिसिएशन लगता है, ये हम पढ़ चुके हैं डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब इनकम टैक्स पढ़ रहे थे। और हो सकता है कोई एसेट इन्होंने सेल करी हो। सर वो पता कैसे चलेगा? देखिए यहां पर नोट्स का नंबर लिखा हुआ है, कि अगर आपको यह जानना है कि इसमें कमी क्यों हुई है तो आपको रेफर करना पड़ेगा नोट नंबर 3B। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वो भी कम हो रहा है सर। राइट ऑफ यूज एसेट, कोई एसेट मतलब यूज करने के लिए
आपके पास, मतलब किसी और की एसेट आपके पास पड़ी हुई है या आपने किसी को दे रखी है। अब डिपेंड करता है कि ये किस लाइबिलिटी, मतलब ये बैलेंस शीट के किस साइड में आ रहा है। यहां पर एसेट में आ रहा है, इसका मतलब आपने अपनी एसेट किसी को यूज के लिए दे रखी है, राइट ऑफ यूज एसेट, तो वो आपके एसेट साइड में आ रहा है, वो भी कम हो रहा है। अगर आप देखो ना अदर अदर इंटेंजिबल एसेट, तो वो भी कम हो रही है। सर ये सब कुछ कम हो रहा है सिवाय एक चीज के, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज। मतलब जो टाटा मोटर्स की अपनी सब्सिडरी है उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो टाटा ने बढ़ा रखा है। लास्ट ईयर 15,000 करोड़ का था, इस बार 27,000 करोड़ का है। जो इन्वेस्टमेंट पिछली बार 967 करोड़ का था, इस बार 1338 करोड़ का है। उसी तरह लोन एडवांसेस की अगर बात करें तो पिछले साल से कम हो रहा है, यानी कि इनको अपने लोन मिल चुके हैं, और अदर फाइनेंशियल एसेट भी है। उसी तरह आ जाइए करंट एसेट में, इन्वेंट्री देखिए, क्लोजिंग स्टॉक पिछली बार तो 4551 का था, इस बार 3718 का है। इन्वेस्टमेंट पिछली बार से काफी बढ़ गए हैं, देखिए पिछली बार से 1500 थे, इस बार 5100 है। डेटर्स, टाटा मोटर के जो डेटर्स हैं वो पिछली बार कम थे, इस बार थोड़े से ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, बट हाँ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यहाँ 2300, यहाँ 2400, लगभग लगभग बराबर। बैंक बैलेंस अदर देन अबव, जो इसमें नहीं आया उसके अलावा जो बैंक बैलेंस है वो पिछली बार आप देखिए बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। 1953 करोड़ थे और इस बार सिर्फ 155 करोड़ है, यानी कि बहुत ज्यादा बैंक कम हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा पेमेंट हो रहा है। अब इन्होंने परचेज बहुत ज्यादा करी होगी या अपनी जो लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा पे कर दी हैं इस बार। अच्छा, नीचे देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ये जो भी हमने फॉर्मेट पढ़ा है यही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है अगर आप गौर से देखिए तो, कुछ अलग से नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉफिट। ये रहा इसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो टाटा मोटर्स का अगर मैं फाइनल प्रॉफिट देखूं तो मैं देखूंगा, लास्ट में आता हूं सीधे, तो टोटल अगर मैं लॉस की बात करूं तो आप देखो लास्ट ईयर लॉस कितना था, 1952 करोड़। यानी कि टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो लास्ट ईयर भी लॉस में थी और इस बार भी सर ये लॉस में ही चल रही है। नीचे देखिए अर्निंग पर शेयर भी लिख रखा है, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाई इक्विटी नंबर ऑफ शेयर, जो भी टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं डिवाइड कर दीजिए, ईपीएस आ जाएगा। ये डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अब उसके लिए हमें और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा तब हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम आगे चलते हैं। अच्छा सर, तो ये है प्रॉफिट। आप देखिए रेवेन्यू की मैं अगर बात करूं तो लास्ट ईयर रेवेन्यू हुआ था सिर्फ, मतलब टर्नओवर कितने का था, 29,000 करोड़, और इस बार 46,000 का है। यानी रेवेन्यू तो काफी बढ़ा है लेकिन स्टिल लॉस हो रहा है। अच्छा सर, टोटल इनकम भी पिछली बार से काफी बड़ी है पर स्टिल लॉस चल रहा है। ठीक है सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, हाँ जैसे जैसे आप देखिए रेवेन्यू बढ़ा है तो उसके उसके अगेंस्ट में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी बढ़ी है, परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल भी बढ़ा है, चेंज इन इन्वेंट्री भी बढ़ी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी बढ़ा है, यानी कि लगभग लगभग खर्चे भी अच्छे खासे यहां पर बढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ, पिछली बार का जो लॉस अगर आप देखो तो 1900 था यहां पर और यहां पर 1700। ये है बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। अब ये एक्सेप्शनल आइटम क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में मैं पढ़ चुका हूं, यहां मैं नहीं रिपीट करूंगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए। एक्सेप्शनल आइटम्स में देखिए यहां पर क्या क्या चीजें हैं, हम जब उसको हटा देंगे तो अब हमारा जो लॉस है तो वो 1640 का हो जाता है सर। तो इस तरीके से हमें कंपेयर करना है किसी भी कंपनी का। आप देखो मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमें उन टर्म्स को अभी अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लिस्टेड कंपनीज हैं, इनके ऊपर जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आईएएस वो एप्लीकेबल होता है। उसके लिए अब मुझे आपको इंडियस बताना पड़ेगा। ठीक है, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे, तो हमें उतना डीप में जाके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे बट अभी नहीं। वो हो सकता है मैं इंडियस के लिए एक अलग से पूरा एक कोर्स चलाऊंगा मैं,
जिसमें मैं सिर्फ आपको इंड एस के बारे में पढ़ाऊंगा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या। तो ये आप जितनी फिगर्स देख रहे हो ना, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका भी कुछ अलग से नहीं होता है, वो भी यही रूल्स फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट वाले, और यही बेसिक जो डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस लेजर, वो भी यही कुछ फॉलो करते हैं, अलग से नया कुछ भी नहीं करते हैं। अगर आप इनके नोट्स देखो, ये सारे नोट्स, तो ये सारे नोट्स कहीं ना कहीं नीचे होंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ है। ये तो खैर नोट्स हैं, ये भी सब का डिस्क्रिप्शन है। ये सब देखिए, ये देखिए ना, ये इंडियस के बारे में बताया गया कौन कौन सा इंडियस फॉलो किया गया है। तो ये इंडियस का अलग से अगर आप कहोगे ना, तो इंडियस का एक अलग से मैं कोर्स या अलग से लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए वो है ना, पीप में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहे थे, तो उसके बारे में ये पूरा देखिए यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है कि क्यों कम हो रहे हैं। उसी तरह और भी नोट्स होंगे नीचे। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस के बारे में है कि बिगिनिंग में इतनी थी, एडिशन हुआ, फिर कितनी कैपिटलाइज्ड हुई, कितनी एसेट ट्रांसफर हुई है किसको, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को, कितना एडजस्टमेंट हुआ है कन्वर्जन की वजह से, तो वो सारी चीजें, फिर कितना बैलेंस बच रहा है। तो अब अगर आपको बैलेंस शीट को और डिटेल में समझना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, उसके लिए आपको नोट्स को रेफर करना पड़ेगा। बिना नोट्स पढ़े आप सिर्फ ये कंपेयर तो कर सकते हो कि हाँ भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, लेकिन अगर आपको उसमें और डिटेल में जाना है, देन आपको स्टडी करना पड़ेगा नोट्स को, बिकॉज वो नोट्स आपको बताएंगे कि हाँ कंपनी के इंटरनल क्या क्या डिसीजंस हुए हैं, क्या एसेट ट्रांसफर हुई है, ये सारे देखिए नोट्स चल रहे हैं। जॉइंट वेंचर्स, ये नॉन करंट का, ये ठीक है। अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट के बारे में है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के बाद मैच्योर होंगे। तो देखिए टाटा ने कहाँ कहाँ पैसा लगा रखा है, आइए इसके बारे में फटाफट डिस्कस करते हैं। टाटा इंटरनेशनल में पैसा लगा हुआ है, ठीक है, पिछली बार इतना था, इस बार कम हो गया है। टाटा सर्विसेज में है, द एसोसिएटेड बिल्डिंग कंपनी कोई है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। टाटा कैपिटल में भी है, निक्को जुबली पार्क लिमिटेड करके कोई है, हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स करके है, टाटा सन्स है, कुलकर्णी इंजीनियर्स हैं। इन सब में इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसने, टाटा मोटर्स ने, ठीक है। तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि भाई टाटा ने किन किन कंपनियों में पैसा लगा रखा है। कई बार क्या होगा, अगर आपको पता चल जाए कि कोई छोटी से छोटा सा स्टार्टअप है जिसमें रतन टाटा ने पैसे लगाए हैं, तो आपका क्या ट्रस्ट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा कि यार रतन टाटा ने पैसे लगाए हैं, इसका मतलब कंपनी अच्छी है। तो रतन टाटा ने कितने पैसे लगाए हैं कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा कि टाटा ने कहां कहां पैसे लगा रखे हैं। टाटा ने देखिए म्यूचुअल फंड भी ले रखे हैं, पिछली बार सिर्फ 1500 के करोड़ के थे, इस बार बढ़ा के 5100 करोड़ के कर दिए। समझ रहे हो आप, तो ऐसे हमें चीजों को समझना है। कोई चीज अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। ये क्या है, ये अदर फाइनेंशियल एसेट है, नॉन करंट में, नॉन करंट ऐसी ये वो एसेट्स हैं जहां से इनको पैसा मिलने वाला 1 साल के बाद। कोई डेरिवेटिव्स हैं, कोई डिपॉजिट इनके पास पड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट के इंसेंटिव इनको जो मिलते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, वो है। जो सप्लायर से पैसा आने वाला है लेकिन 1 साल के बाद आने वाला है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। कैपिटल एडवांस देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं सिंपली कि क्या बैलेंस शीट स्ट्रांग है टाटा मोटर्स की, हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको एक एक चीज बताऊंगा ना, तो कई घंटे निकल जाएंगे। अब आप देखो ना, 446 पेज की एनुअल रिपोर्ट है और हर पेज एक दूसरे पेज से लिंक है, ठीक है। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। तो देखिए, पहला एनालिसिस आप कैसे करोगे कि देखिए रेवेन्यू तो बहुत बढ़ रहा है तो टाटा ने जो भी काम किया है लास्ट ईयर से और इस ईयर में, तो मैं अगर आपको बताऊं तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। अब जो लोग ये कहेंगे कि सर टर्नओवर बढ़ रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, तो अब अगला देखते हैं कि क्या प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर आप एनालिसिस करो तो लॉस तो इस बार भी हो रहा है, लेकिन लेकिन कम लॉस हो रहा है। पिछली बार लगभग लगभग 2000 करोड़ का लॉस हुआ था, इस बार 1100 करोड़ का हो रहा है। तो अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो 1-2 साल में प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी, अच्छा काम कर रही है इसका मतलब।
अच्छा सर, ये तो हो गया प्रॉफिट। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। देखिए करंट लायबिलिटीज कितनी है टोटल? करंट लायबिलिटीज है टोटल टाटा मोटर्स की, मैं मान के चल रहा हूं मोटा मोटा 27,000 करोड़ की। 1 मिनट मैं यहां पे लिख लेता हूं। 27,000 करोड़ की है लायबिलिटी, है ना? अच्छा सर, और करंट एसेट कितने की है सर? 15,600। तो इसको भी मैं लिख ले रहा हूं 15,600। तो अब मैं यहाँ पे इसको जरा देखूं तो सर लाइबिलिटीज अभी भी बहुत ज्यादा हैं। 11,400 की लाइबिलिटीज अभी भी बच रही है। एक तो लॉस हो रहा है, ऊपर से 11,400 की क्या है, लाइबिलिटीज हैं अभी भी। अच्छा सर और सर नॉन करंट एसेट कितनी की है? 48,000 की। इधर आ जाइए, नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं 16,000 की। नेटवर्थ कैसे निकालते थे हम लोग? नेटवर्थ का फॉर्मूला हमने देखा था, सारी एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो इसमें से जितनी भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है उनको अगर आप हटा दो तो मोटा मोटा मैं मान के चल रहा हूं कि यही है नेटवर्थ। ये सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हो गई। तो 19,000 करोड़ की नेटवर्थ है। कितने की है? 19,000 करोड़ की, विच इज ह्यूज। ठीक है, तो लॉस अगर इसी कंपेरिजन में अगर हम लॉस को देखें तो लॉस अभी सिर्फ कितने का चल रहा है यहाँ पर? 1,100 करोड़ का ही है। तो उस हिसाब से अभी नेटवर्थ तो काफी पॉजिटिव में है। एक कंपनी देखिए तभी खराब मानी जाएगी जब उसकी नेटवर्थ भी नेगेटिव में चली जाए, तब तो वो कंपनी समझ लीजिए डेड कंपनी हो गई। नेटवर्थ नेगेटिव हो गई वो कब होगी? जब आपके कैपिटल से ज्यादा आपका लॉस हो जाए। तो यहां पर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप इसमें पैसा क्या लगा सकते हैं? क्या ये बहुत अच्छी कंपनी चल रही है? तो एज ऑफ नाउ मामला क्या है, 60-40 का है। 60% मैं कहूंगा कि नहीं, बैलेंस शीट उतनी स्ट्रांग नहीं है। 40% मैं कहूंगा कि नहीं स्ट्रांग है, बिकॉज एक तो ये टाटा मोटर्स, ठीक है, बहुत पुरानी कंपनी, हमें पता है कि इंडिया में टाटा मोटर्स की अपनी एक गुडविल है और रेवेन्यू बढ़ा है, लॉस कम हुआ है, इसके लिए तो अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली प्रॉफिट में आएगी और एक अपनी गुडविल कैरी करती है टाटा मोटर्स। तो मैं 60-40 लेके चल रहा हूं कि हाँ कंपनी 60% अभी उतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ 40% इसको कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज 19,000 करोड़ की नेटवर्थ है, विच इज ह्यूज। और वो भी बढ़ी है। अगर आप नेटवर्थ की बात करो तो पिछली बार कितनी की थी? 19,055। इस बार 19,944, यानी कि अगर मैं बात करूं करीब 900 करोड़ से नेटवर्थ इस साल बढ़ रही है, 900 करोड़ से, विच इज वेरी गुड। तो 60-40 का रेशियो रहेगा। हो सकता है आपका एनालिसिस मेरे से थोड़ा सा अलग हो, मेरा एनालिसिस करने का तरीका अलग है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो हो सकता है आपकी नज़रों में ये 70-30 हो, 80-20 हो। ठीक है, तो ये एनालिसिस होता है। ऐसे हमें मोटा मोटा एनालिसिस करना है किसी भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट का। इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत अभी हमें नहीं है। आई होप ये जो पार्ट 1, पार्ट 2 और आज का पार्ट 3 है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मेट है मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुका हूं। आप कहोगे तो मैं टाटा मोटर्स की ये जो एनुअल रिपोर्ट है इसको भी शेयर कर दूंगा। आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेना कि सही है कि गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नॉलेजेबल वीडियो में। वीडियोस अच्छे लग रहे हो फ्रेंड्स, नीचे बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।